हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग जीके का क्लास नंबर 38। इससे पहले मैंने क्लास 1 से लेके क्लास 37 तक के सबसे सिलेक्टेड टॉपिक को और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ा चुका हूँ। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप जाइए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट का नाम है बिहार एसएससी जीके 2025। वहाँ जाके आप संपूर्ण क्लास 1 से क्लास 37 तक के सबसे सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ लीजिए। यकीन मानिए कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और आपको जीके पर पकड़ बनने लगेगा और आपका जीके इंटरेस्टिंग हो जाएगा। यकीन मानिए। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण जीके जीएस का सिलेबस करवा रहा हूँ। जी हाँ, संपूर्ण जीके जीएस का सिलेबस यानी सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान दोनों को। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। तो चलिए देखते हैं आज क्लास नंबर 38। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। आज देखते हैं हम लोग दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। यकीन मानिए कि आपको इसके अलावा कहीं और वीडियो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसमें आपको संपूर्ण ज्ञान दे दूंगा इसमें कि जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग दक्षिण भारतीय राजवंश में पहला है राजवंश पल्लव वंश। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। तो पहले हम देखते हैं पल्लव वंश का संस्थापक कौन है। सिंह विष्णु। सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। कहाँ थी पल्लव वंश की राजधानी? कांची थी। आगे बढ़ते हैं। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन धर्म के अनुयायी थे परंतु बाद में शैव धर्म के अनुयायी बन गए। ठीक है, कौन? तो महेंद्र वर्मन। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ मंदिर के नाम से जाना जाता है का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा किया गया था। ठीक है, उसने करवाया था। कौन सा? तो रथ मंदिर है ना, का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है, इसे ही एकाश्म मंदिर के नाम से भी जानते हैं हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उसके बाद है रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद जिसमें किसी प्रकार का अलंकार नहीं है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई अलंकार नहीं है यानी कोई सजावट नहीं है। ठीक है, अलंकार का मतलब ही होता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं बातवीकुंड व महामल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। है ना, कौन कौन सी उपाधि? तो एक है वातपीकुंड और महामल की उपाधि किसने धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही धारण की थी। चलिए बाबू अब आगे देखते हैं और समझते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है। ठीक है, इसीलिए इसको स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी थे और उसने विद्या विनित की उपाधि धारण की थी। कौन? परमेश्वर वर्मन प्रथम। ये विद्या के प्रेमी थे इसीलिए इसने विद्या विनित की उपाधि भी धारण की थी। आगे बढ़ते हैं। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासन नरसिंह वर्मन द्वितीय के हाथ में था। है ना, यानी कि जब अरबों ने आक्रमण किया था भारत पर उस समय है ना पल्लव वंश के शासन यानी कि कहें तो शासक कौन थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राजा सिंह है ना आगम प्रिय और शंकर भक्त की उपाधि धारण की थी। किसने धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राजा सिंह आगम प्रिय शंकर भक्त। चलिए बाबू अब रखते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरसिंह वर्मन द्वितीय कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। है ना, कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था और इसी मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही करवाया था। ठीक है ना, महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही करवाया था। ठीक है, चलिए आगे अब बढ़ते हैं। कैलाश मंदिर के निर्माण से ही द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। है ना, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कैलाश मंदिर के निर्माण से ही द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इससे पहले नहीं हुई थी। इस है ना इस मंदिर के निर्माण के बाद ही हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी थे जो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। है ना, 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? तो दंडी है
और ये जो दंडी है वह नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। चलिए आगे देखते हैं। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैंकुट पेरुमाल मंदिर का निर्माण नरसिंह द्वितीय ने ही करवाया था, है ना। किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, है ना। ये इसका शासन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और इसमें जितने भी मंदिर बनवाए हैं सब फेमस है, इसीलिए आप सभी को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ से क्वेश्चंस को। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। प्रसिद्ध वैष्णव संत अलवार नंदी बर्मन द्वितीय के समकालीन थे। प्रसिद्ध वैष्णव संत कौन थे? अलवार थे। यह नंदी बर्मन द्वितीय के समकालीन थे, ये भी पूछा गया था क्वेश्चन, है ना। इसीलिए आप सभी को ध्यान रखिएगा, एक दो बार देखिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं चोल राजवंश। चोल राजवंश के अंतर्गत कौन कौन सी घटना घटी, है ना, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैं सबको बताऊंगा इसमें। चलिए बढ़ते आगे। चोल वंश के संस्थापक विजयालय था। उनकी राजधानी तंजावुर जो कि तंजौर था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी और निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर बनवाया था। किसने बनवाया था? तो विजयालय नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की थी। किसने? तो आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की, है ना। राज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? राज प्रथम ने। और देखते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। अब समझते हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। चोल वंश का जो सर्वाधिक विस्तार था वह किसके शासनकाल में हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी और नवीन राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगंग नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने करवाया था, ठीक है। किसको हराने के बाद? बंगाल के पाल शासक महिपाल को हराने के बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। जो गजनी के सुल्तान थे महमूद, यह राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे, ठीक है, यानी कि उसके समय के थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं और देखते हैं। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। ये भी याद रखिएगा, जो राजेंद्र द्वितीय था वह प्रकेसरी एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। ये भी याद रखिएगा, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। चलिए अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं आगे। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहे थे, है ना। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही फेमस था, है ना, विक्रम चोल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और यहां से देखते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए देखते हैं। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरम कहा जाता था, ठीक है ना। अगर उसमें उच्च पदाधिकारी थे उसको बोलते थे पेरुंदरम, उसके बाद इसका निम्न श्रेणी के जो कर्मचारी थे उसको बोले जाते थे सेरुंदरन, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों यानी कि प्रांतों में विभक्त था। ये भी याद रखिएगा, संपूर्ण चोल साम्राज्य था वह 6 मंडलपों यानी कि प्रांतों में विभक्त था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। जो स्थानीय स्वशासन था वह चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी। जो उर था वह सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना, ठीक है। किसका काम था? तो उर सर्वसाधारण लोगों की एक समिति का काम था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उसके बाद चोल काल में
भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। कितना आता था? 1/3। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आप बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। ठीक है, चोल सेना का सबसे संगठित अंग कौन था? तो पदाती सेना था। आगे बढ़ते हैं। चोल काल में कलजू सोने के सिक्के थे। जो चोल काल में जो कलजू थे, कलजू उसको बोलते थे सोने के सिक्के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिल कवियों में जग्योदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुंग प्रथम का राज कवि था। उसकी रचना है कलिग तू पर्णी। ठीक है, किसकी रचना है? तो यह रचना है आपका जुगेंद्र की। चलिए क्या नाम है इसको? जुगेंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उसके बाद आया क्वेश्चन है कम्बन, ऑट कुट्टन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का और पम पोन्न और रन को कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आप समझते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से है चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है ना। चोलकालीन जो नटराज प्रतिमा था उसको चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे, चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। जो चोल कांस्य प्रतिमाएं थी वो संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है, इसकी गिनती होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था, है ना। चोल काल जो किसमें? 10वीं सदी में का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? कावेरीपट्टनम। आगे बढ़ते हैं। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी, है ना। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार क्या थी? तो चलिए पहले देखते हैं। उड़यूर, तंजौर, गंगईकोंड, चलीपुरम एवं कांची। ठीक है, चलिए ये काल अवधि के अनुसार है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट है चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी, ये भी याद रखिएगा। चोल काल में जो सड़क की देखभाल करती थी कौन करती थी? तो बगान समिति करती थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार क्या था? तो धान था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, चलिए अब यहां से बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु के उपासक अलवार व शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। ठीक है, याद रखिएगा। जो विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? अलवार, और शिव के उपासक नयनार कहलाते थे। आगे अब देखते हैं हम लोग राष्ट्रकूट राजवंश। ठीक है, राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में सब कुछ समझते हैं अच्छे से। चलिए समझिए। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। कितने ईस्वी में? 752 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। इनकी राजधानी मानिकर या फिर मान्यखेत जो कि वर्तमान मालखेड़ सोलापुर के निकट है ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसको देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय। ठीक है, ये सब इसके क्या थे? शासक थे, महत्वपूर्ण शासक थे। आगे बढ़ते हैं, चलिए समझते हैं। एरोड़ा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एरोड़ा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वात्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ध्रुव याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे और समझते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की थी। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। किसने? तो अमोघ वर्ष ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था। याद रखिएगा, इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रकूट कहा था। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आगे है राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के
भाषा के कवि। क्या कवि कौन रहते थे? पोन रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते आगे। एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ था। ठीक है, किसका? एलोरा और एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उसके बाद आगे है, चल देखिए यहाँ से। ठीक है, एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्धों का, 13 से 29 तक हिंदुओं का एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 1 से 12 बौद्ध, 13 से 29 हिंदू और 30 से 34 जैन गुफाएं हैं। ठीक है, किसमें? एलोरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है, जिसकी संख्या कितनी है? 10 है। इसमें एक चैत्य है, वहीं पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 थल और 3 थल नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। किसमें? एलोरा की गुफा 15 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट नोट समझते हैं। एलोरा की गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। किसने किया था? तो थेविनेट ने किया था 17वीं शताब्दी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। चलिए आगे समझते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे और लास्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दे दी थी, है ना, याद कर लीजिए। किसने? राष्ट्रकूटों शासक ने। ठीक है, यहाँ पे आपका दक्षिण भारतीय राजवंश का पार्ट 1 समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे दक्षिण भारतीय राजवंश का पार्ट 2। इसमें मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, है ना, दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में। तो चलिए आज यहीं तक, तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।